welcome to College Tutor. This is Maricha, your legal mentor. So today we will be dealing with international commercial arbitrations, one of the very important case जो कि आप सबके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो केस है पूरे डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से इस केस के बाद एक ब्रॉडर सेंस में हमने किन्हीं चीजों को क्या करने लगे, हम अप्लाई करने लगे। सो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। सी गाइस, हम पढ़ने वाले हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस सौ पाइप्स। ये डोमेस्टिक जो आर्बिट्रेशन होता है दैट इज ये इंडिया के ही अंदर हुआ था, जो इसका सीट था वो इंडिया के ही अंदर था। ठीक है, तो ये एक तरीके से डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन का केस है और इसमें डोमेस्टिक अवार्ड ही पास किया गया था। ओके, सो फर्स्ट वी विल बी डीलिंग विद फैक्ट्स ऑफ द केस कि क्या है इस केस के फैक्ट्स। ओके, सी क्या हुआ कि जो ONGC है दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उन्होंने क्या किया था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 100 पाइप्स के साथ। ठीक है, अब ये जो 100 पाइप्स है ये भी एक क्या है, ये एक तरीके से जो ONGC है वो भी एक कंपनी है और 100 पाइप्स है वो भी एक कंपनी है, जो कि जो पाइप्स होते, पाइप्स यहाँ 100 पाइप का मतलब वो वाला पाइप नहीं होता है। ठीक है, तो 100 पाइप्स जो है उनके साथ इन्होंने एक डील साइन करी जिसमें इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस में उन्होंने मेंशन किया था कि जो 100 पाइप्स होगा वो क्या करेगा, प्रोविजंस ऑफ द मशीनरी फॉर द ऑफशोर एक्सप्लोरेशन टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूरोपियन सप्लायर। इसका मतलब है जो ऑफशोर होता है, अगर आप किसी भी समुद्र के किनारे या फिर कोस्टल एरिया में जाएंगे तो जहां पे ऑयल जनरेट होता है, जहां पे ऑयल ड्रिलिंग होती है, तो उसको हम कहते हैं ऑफशोर। ठीक है, तो इनका ये था कि इनको ऑफशोर, क्योंकि ये ऑयल है, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, तो यहाँ पे ऑयल ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो इनको क्या चाहिए था कि कुछ मशीनरीज चाहिए थी जिससे कि वो क्या कर सकते थे, ऑफशोर में ऑयल जो है वो उसका ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कुछ मशीनरी, यहाँ पे हमें इतना ही नॉलेज की जरूरत है या फिर इतना ही हमें समझने की जरूरत है कि जो ONGC है उन्होंने 100 पाइप से क्या मांगा था, कुछ ऐसे मशीनरीज हैं जो कि उनके काम में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो ये उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और ये जो मशीन्स वगैरह होंगी वो कहाँ से आएंगी, वो आएंगी यूरोप से। ठीक है, यूरोप का कोई सप्लायर है, यूरोपियन कोई सप्लायर है जो कि सप्लाई करेगा इनको 100 पाइप्स को, और फिर 100 पाइप्स जो हैं इनको लाके देंगी। तो ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। इतना क्लियर हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। बट हुआ क्या कि ड्यू टू अ स्ट्राइक इन यूरोप डिलीवरी वॉज डिलेड। क्या हो गया कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से यूरोप में क्या हो गया, कुछ स्ट्राइक वगैरह हो गया। ठीक है, जिसके वजह से जो उनको देना था, जो भी मशीन वगैरह था, उसमें क्या हो गया, डिले हो गया। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट फंडामेंटल प्रोविजन वॉज क्या था, वो टाइमली डिलीवरी ऑफ द आइटम। अब उन्होंने क्या कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया था कि हमें समय से हमारी जो भी मशीनरी है या फिर जो भी हम आपसे प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं वो हमें समय से चाहिए। ठीक है, डिले नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो गया, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस डिले हो गया। ठीक है, एंड ऑल्दो ONGC एक्सटेंडेड द डेडलाइन, उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी डेडलाइन, इट नॉनदलेस इन्वोक द प्रोविजंस फॉर द रिकवरी ऑफ द लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया, ये जो प्रोविजन है रिकवरी ऑफ द लिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब कि अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट जब आप साइन करते हैं तो उसका अगर इंफ्रिंजमेंट हो जाता है, वायलेशन हो जाता है, ब्रीच हो जाता है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, जिनका कि लॉस हुआ है। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ जो कॉम्पनसेशन होता है वो देना पड़ता है, जो कि इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया होता है। इसको हम कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, बाय डिडक्टिंग द अप्रोप्रिएट सम फ्रॉम द सप्लायर्स पेमेंट। अब ये जो सप्लायर थे इनके पेमेंट में से उन्होंने जो एक सम उन्होंने मतलब डिसाइड किया था कि इतना पैसा हम आपको देंगे, वो क्या करने लगे, उससे कुछ पैसे क्या करें, उन्होंने डिडक्ट कर दिए। ठीक है, आर्बिट्रेशन वाज रिक्वेस्टेड बिकॉज 100 पाइप्स चैलेंज द डिडक्शन। अब क्योंकि भाई उनकी तो गलती है नहीं, वहां यूरोप में स्ट्राइक हो गया, तो इस वजह से जो 100 पाइप्स थे उनकी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, तो इन्होंने आर्बिट्रेशन में जाके क्या कर दिया, अपील कर दिया। मतलब वहां पे अपना जो केस है, जो मैटर है वो रेफर कर दिया उन्होंने आर्बिट्रेशन को और चैलेंज कर दिया इनके डिडक्शन को। ठीक है, 100 pipes disputed the deduction and matter was referred to the arbitration. Okay,
while the arbitral tribunal rejected सौ पाइप्स फोर्स मेजोर डिफेंस। उन्होंने क्या किया, ये जो डिफेंस ले रहे हैं कि भाई इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया था उसके हिसाब से नहीं, बल्कि ये क्या कर रहे हैं, वो अपना एक डिफेंस लेके जाते हैं, है ना, कि डिफेंस ये लेके जा रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था हमें उतना अमाउंट नहीं बल्कि डिडक्ट होके मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में वो जाके ये चैलेंज करते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में इनका जो चैलेंज होता है वो क्या हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता, रिजेक्ट हो जाता है। It needed ONGC to present evidence to prove the loss incurred by the breach and went on to rule that the deduction of the liquidated damages was unlawful and in the absence of the proof of pecuniary losses। अब ये जो इनको pecuniary मतलब क्या होता है, जो पैसे, pecuniary मतलब पैसे होते हैं, ठीक है, मनीटरी जो लॉसेस हुए हैं उनको ये क्या उन्होंने किया कि ये एक तरीके से अनलॉफुल है, ठीक है। और ये कहते हैं कि इनका मानना था कि ये इन्हें क्या करना है, ओएनजीसी को क्या करना है, एविडेंस जो है वो लाके दिखाना है कि कितना उनको लॉस हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या हुआ। द अवार्ड वाज चैलेंज्ड बाय ओएनजीसी। अब ये जो अवार्ड हुआ वहां पे पास हुआ वो चैलेंज कर दिया गया ओएनजीसी के द्वारा, विच से दैट इट वाज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी यहाँ पे दो टर्म्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही पॉपुलर हुए इसके बाद। इसके पहले पब्लिक जो पॉलिसी जो ये दोनों टर्म्स है इसको बहुत ही नैरोअर मतलब माइंडसेट में देखा जाता था, ठीक है, नैरोअर व्यू में देखा जाता, बट इस केस के बाद पब्लिक पॉलिसी को बहुत ही ब्रॉडर सेंस में देखा गया। और एक है यहाँ पे पेटेंट इलीगैलिटी, ठीक है। इन दोनों टर्म्स के बारे में हम समझेंगे और ये भी जो पेटेंट इलीगैलिटी है वो पब्लिक पॉलिसी में एड ऑन हुआ। तो पहले चलिए फैक्ट्स के बारे में पूरा जान लेते हैं। अवार्ड चैलेंज किया गया ओएनजीसी के द्वारा, जो कि अवार्ड पास होके आया, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के से, विच सेड दैट इट वाज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ठीक है, एंड दैट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज फेल्ड टू रिजॉल्व द इशू बाय फेलिंग टू अप्लाई द एप्लीकेबल सब्सटैंटिव लॉ। अब ये कह रहे हैं कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो जो इनके पास एप्लीकेबल सब्सटैंटिव लॉ है इन्होंने यहाँ पे नहीं लगाया। इग्नोरिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिसरिगार्डिंग यूजुअल बिजनेस प्रोसीजर्स इन सिमिलर ट्रांजैक्शन, ओएनजीसी चैलेंज द अवार्ड एज बीइंग पेटेंट इलीगल। पेटेंट इलीगल का यहाँ पे क्या मतलब होता है, पहले आइए ये समझ लेते हैं, ठीक है। पेटेंट इलीगल का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके साथ तो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है। अब जब उस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्ररी अगर कुछ चीज होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड अगर कुछ चीज होती है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका जो जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आपने ये साइन किया है, आपने एग्रीमेंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर उसके कुछ बियॉन्ड होता है तो आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है क्या करती है, जो अवार्ड पास करती है कॉन्ट्ररी टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसी हम कहते हैं पेटेंट इलीगैलिटी, ठीक है। मतलब जो पेटेंट इलीगैलिटी मतलब ये हमारा जो पेटेंट यहाँ पे वो मतलब नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हम ला रहे हैं, ठीक है। जो हमारे इसमें होता है क्या बोलते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल राइट्स, उसमें ये पेटेंट इलीगैलिटी का मतलब वो नहीं है, वो वाला पेटेंट नहीं है। यहाँ पे ये होता है कि अवार्ड कॉन्ट्ररी टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो अवार्ड पास किया गया है वो अवार्ड कॉन्ट्ररी टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के ये बियॉन्ड है, कॉन्ट्ररी है, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ पे पेटेंट इलीगैलिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। द सिंगल जज एंड डिवीजन बेंच ऑफ बॉम्बे कोर्ट डिसमिस द चैलेंज, लेकिन उन्होंने डिसमिस कर दिया चैलेंज को, क्या किया, डिसमिस कर दिया, ठीक है। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी के बारे में चर्चा की गई है, तो ये पब्लिक पॉलिसी यहाँ पे क्या बताता है हमें। ओएनजीसी ने चैलेंज किया कि ये जो आपने अवार्ड पास किया है वो पब्लिक पॉलिसी के बियॉन्ड है। तो पब्लिक पॉलिसी में क्या क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक पॉलिसी में आता है आपका जो फंडामेंटल पॉलिसी होता है, फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ द इंडियन लॉ। तो ओएनजीसी का क्या कहना था कि ये अगेंस्ट द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ द इंडियन लॉ है, ठीक है। अब दूसरा क्या आता है, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अब मतलब ये इंडिया के इंटरेस्ट के भी बियॉन्ड है जो आपने अवार्ड पास किया है। तीसरा क्या आता है, जस्टिस मोरालिटी, जस्टिस ऑफ मोरालिटी,
अब ये जो आपने अवार्ड पास किया है ये जस्टिस ऑफ मोरालिटी के भी क्या है, अगेंस्ट है। और जो फोर्थ इन्होंने ऐड ऑन किया वो है पेटेंट इलीगैलिटी, जो कि ये फर्स्ट केस है जिसमें कि हम पेटेंट इलीगल ये जो टर्म है वो समझ रहे हैं, और इसमें हमें इस टर्म का फर्स्ट जो अपीयरेंस है वो देखने को मिला। तो पेटेंट इलीगैलिटी में उन्होंने कहा कि जो अवार्ड है दिया गया है वो क्या है, कॉन्ट्ररी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से ये बियॉन्ड है, कॉन्ट्रैक्ट के ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, जो कि अवार्ड पास किया गया है। तो ये हो गए फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं इश्यूज जानते हैं और कंटेंशंस क्या था एपिलेंट का और रिस्पोंडेंट का। तो इश्यूज यहाँ पे ये अराइज हुए कि वेदर द लिक्विडेशन ऑफ द डैमेजेस बाय ओएनजीसी लीगली राइट, क्या ये लीगली राइट था, whether patent illegality could be used as a ground to set aside the award under section 34। सेक्शन 34 क्या कहता है, सेटिंग असाइड ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड। तो क्या ये जो पेटेंट इलीगैलिटी है कुड बी यूज एज अ ग्राउंड टू सेट असाइड द अवार्ड, जो कि पास किया गया है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से, ये इशू अराइज हुए इस केस में। तो एपिलेंट का ये कंटेंशन हुआ, द एपिलेंट कंटेंटेड दैट वेयर देयर वाज अ क्लियर वायलेशन ऑफ सेक्शंस 28 to 31 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 or the terms of the contract between the parties. The award could be set aside by the court while exercising the jurisdiction under section 34 of the contract. ये कहते हैं appellant जो कहते हैं उनका ये contention था कि जो अवार्ड है वो क्या कर रहा है, ये क्लियर वायलेशन ऑफ, यहाँ पे मतलब इस केस में क्लियर वायलेशन ऑफ सेक्शन 28 से लेके 31 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन जो एक्ट है उन सेक्शंस का वायलेशन किया गया है। ठीक है, एंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, और जो पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ये उनका भी वायलेशन है। इस वजह से जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उन्हें मतलब इस वजह से जो कोर्ट है उनको क्या करनी चाहिए, ये जो ये जो उन्होंने अवार्ड पास किया है उन्हें सेट असाइड कर देना चाहिए अंडर सेक्शन 34 ऑफ द क्या हमारे जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है 1996। ओके, ये अपीलेंट का मानना था, कंटेंशन था। वहीं पर रिस्पोंडेंट कहता है कि द रिस्पोंडेंट्स आर्ग्यूड दैट द कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन इज लिमिटेड इन सेक्शन 34, अवार्ड कैन बी सेट असाइड ओनली, सेट असाइड तभी कर सकते क्योंकि उनके पास क्या है, कोर्ट के पास लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है अंडर सेक्शन 34। ठीक है, और वो कब सेट असाइड कर सकते हैं अवार्ड को, ओनली इफ इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये तभी सेट असाइड कर सकते हैं जब ये पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट होगा। तो ये मानना था रिस्पोंडेंट का। चलिए जानते हैं कि फाइनली कोर्ट ने इस केस में क्या हेल्ड किया। The court held that the decision of the arbitral tribunal led to the violation of the Indian Contract Act 1872। कोर्ट ने ये क्या कहा कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उनका जो ये अवार्ड था वो वायलेट कर रहा है किसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को वो वायलेट कर रहा है, एज इट fails to consider sections 73 and 74 of the Indian Contract Act। जो सेक्शन 73 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और सेक्शन 74 है उसे वो क्या कर रहा है, वो कंसिडर करना फेल हो जाते हैं, मतलब वो देखना एक तरीके से नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में बोला है। तो सेक्शन 37 जो सेक्शन 73 क्या कहता है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है दोनों पार्टीज के बीच में उसका ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है, पार्टी क्या एक जो अग्रीव पार्टी होती है वो सफर लॉस मतलब सफर ओकर करती है ना, मतलब सफर करती है क्या, लॉस को। ठीक है, सच ब्रीच इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस। इस वजह से वो जो ब्रीच हुआ है उनके कॉन्ट्रैक्ट का, वो जो पार्टी होगी उसको जो लॉस सफर हुए हैं वो क्या करेगी, उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ये सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है। वहीं पे सेक्शन 74 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, पेनाल्टी स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पेनाल्टी होगी जो कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच कर दिया तो उसमें अगर वो नहीं ऐसा मानते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के बाद भी ऐसा नहीं करते तो उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इसे नजरअंदाज कर देता है, उसको फेल कर देता है कंसिडर करने में। इतनी बात क्लियर हो गई। ये क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया। ठीक है,
which is and the ratio laid down in the Fateh Chand बाल कृष्ण केस, फतेह चंद बाल कृष्ण केस में जो कि रेशियो लेट डाउन किया गया था उसको भी कंसिडर नहीं किया एंड पास द डिसीजन इन फेवर ऑफ द सॉ पाइप्स, और उन्होंने सॉ पाइप्स के फेवर में डिसीजन को क्या कर दिया, पास कर दिया ऑन द ग्राउंड दैट ओएनजीसी डिड नॉट प्रूव द लॉस सफर ड्यू टू जो भी मतलब ओएनजीसी ने सफर किया है लॉस को वो प्रूफ नहीं कर पाए, आर्बिट्रेशन में उन्होंने प्रूफ नहीं कर पाया, ठीक है, वो गए वो अपना एविडेंस इतना नहीं स्ट्रॉन्ग रख पाए कि वो प्रूव कर सके कि उन्होंने कितना लॉस जो है वो सफर किया है। आपने ये कह के क्या कर दिया, अवार्ड को पास कर दिया किसके फेवर में, सॉ पाइप्स के फेवर में, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड द लिक्विडेटेड डैमेजेस एज वेल, उसमें लिक्विडेटेड डैमेजेस भी मेंशन थे कॉन्ट्रैक्ट में। लिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट का इंफ्रिंजमेंट हो जाता है, वायलेशन हो जाता है, तो जो अग्रीव पार्टी होगी उसको क्या, जो लॉस सफर की होगी उसको क्या मिलेगा, कॉम्पनसेशन मिलेगा, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है द एक्सेप्ट एज टू द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड एंड द कॉम्पनसेशन हैज टू बी रिजनेबल, ठीक है। द ऑनरेबल कोर्ट cited the Fateh Chand decision which clearly said that the court's authority to grant damages in the event of contract violation is unqualified, ठीक है। तो फतेह चंद के केस में क्या था कि जो कोर्ट की अथॉरिटी होती है टू ग्रांट द डैमेजेस इन द इवेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जो कोर्ट की अथॉरिटी होती है उसको ग्रांट करने की डैमेजेस मतलब उसको जो भी डैमेजेस सफर हुए हैं ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो जब कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो जाता है इज अनक्वालिफाइड, कोर्ट क्वालिफाइड नहीं होती है, एक्सेप्ट एज द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड एंड द कंपनसेशन हैज टू बी रीजनेबल, जो कंपनसेशन होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा वो मतलब उनके पास इतनी राइट नहीं होती या फिर हम बोल सकते हैं कि उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती कि वो क्वालिफाइड नहीं होते कि वो क्या कर सके, ग्रांट कर सके डैमेजेस, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द अपील, इसी वजह से उन्होंने ओएनजीसी का अपील अलाउ किया है, mentioning the favor of the compliance rules by the arbitral tribunal and held that the tribunal acted beyond its jurisdiction, और उसमें उन्होंने हेल्ड किया कि जो ट्रिब्यूनल है वो अपने उनके पास जितनी अधिकार है उस अधिकार के बियॉन्ड जाके, जो जुरिस्डिक्शन है उसके बियॉन्ड जाके उन्होंने ये अवार्ड जो है वो पास किया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो केस है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कंप्लीटली फैक्ट्स, कंटेंशंस, जजमेंट एंड वॉट एवर वॉज इंक्लूडेड इन दिस केस, ठीक है। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पूरा आर्बिट्रेशन जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अगर समझना है या आर्बिट्रेशन भी समझना है तो इसमें कई सारे पॉइंट्स है जो कि आर्बिट्रेशन से डील करते हैं, लाइक द पेटेंट इलीगैलिटी विच इज अ वेरी न्यू कंसेप्ट जो कि यहाँ पे ही आया, फिर पब्लिक पॉलिसी को पहले इन अ ब्रॉडर सेंस नहीं देखा जाता था, फिर इस केस से ब्रॉडर सेंस में पब्लिक पॉलिसी को देखा जाने लगा, और फिर इस केस में कुछ अलग ही मॉडिफिकेशन करके जो जजमेंट पास किया गया जजेस के द्वारा, ठीक है, कोर्ट के द्वारा। आगे बात समझ में, चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।